डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो तीसरी एप्लीकेशन है डायमेंशनल इक्वेशन की वही पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी वो थी टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। द सेकंड एप्लीकेशन वाज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, वो हमने कल पढ़ा है। और आज हम पढ़ रहे हैं इसकी थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। The physical quantities can be determined if we know the various factors upon which a certain physical quantity depends. हमें ये पता होना चाहिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किस किस फिजिकल दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मैं आपको सीधे से एग्जांपल दूंगा। हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ए सर्कल है वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो हमें पता है एरिया डिपेंड रेडियस पे करता है, ठीक है। इसी तरह से वॉल्यूम जो है वो लेंथ ब्रेड्थ या हाइट पे डिपेंड करता है। तो हमें क्या देखना है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किस दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, वो देखना है हमको। इफ वी नो दैट देन वी विल बी एबल टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। So let me take an example. When we take this example, I am sure you will be able to comprehend it. आपको इस समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। सिर्फ फिर हमें देखना है कि पावर क्या होगा, उस पे जिस चीज पे डिपेंड कर रहा है उसका पावर क्या होगा। We know that, first example, we know that the velocity v of sound depends upon the pressure P and density d of the medium. Pressure P and density d of the medium. आपको पता है जो साउंड है ना, साउंड वो किस चीज पे डिपेंड करता है, प्रेशर P एंड डेंसिटी D ऑफ द मीडियम। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साउंड है वो एयर में फास्ट चलता है या वाटर में या फिर वायर में यानी सॉलिड में। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर इज 1400 मीटर पर सेकंड एंड इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आयरन इज 5000 मीटर पर सेकंड। किस में तेज चलता है? आयरन में। वो वाटर में एयर से तेज चलता है और आयरन में वाटर से भी तेज चलता है। कौन? साउंड, यानी उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, सॉलिड में ज्यादा है लिक्विड से और लिक्विड में ज्यादा है एयर से। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी है लिक्विड की वो ज्यादा है किससे? एयर से। और सॉलिड की जो डेंसिटी वो लिक्विड से ज्यादा होती है, इसलिए ये हमें पता है डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर अब हम एयर ही लेंगे या वाटर ही लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम एयर ही लेंगे, लेकिन एक एयर में प्रेशर जो है वो ज्यादा है, ठीक है, और दूसरे एयर में प्रेशर कम है। जिसमें ज्यादा प्रेशर होगा उसमें ये तेज चलेगा। मीडियम तो एयर ही है, दोनों 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 जगह पे एयर ही मीडियम है, लेकिन एक जगह पे प्रेशर ज्यादा है। तो वहां पे क्या देखते हैं हम, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे ये साउंड, जो साउंड की वेलोसिटी है वो ज्यादा होती है। इसलिए हमें ये दो चीज पे डिपेंड करता है साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, वन इज प्रेशर ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी डी ऑफ द मीडियम। तो इट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? प्रेशर को भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी को भी है। डेंसिटी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा अगर डेंसिटी ज्यादा है वॉल्यूम भी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, अगर डेंसिटी कम है वेलोसिटी भी कम होगी। ये हो गई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर। प्रेशर ज्यादा होगा वेलोसिटी ज्यादा होगी, प्रेशर कम होगा वेलोसिटी कम होगा। अगर इनवर्सली क्या मतलब होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये इनवर्सली डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो फिर डेंसिटी ज्यादा होती है वेलोसिटी कम होती है, ये उल्टा हो जाता है। लेकिन हमने देखा है कि जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होती है।
So V is directly proportional to P and V is directly proportional to D. It means V is directly proportional to P D. अब हमें पावर नहीं पता है कि D स्क्वायर को ही प्रोपोर्शनल है, D क्यूब को ही प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये हमने देखना है। अब ये हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है कि प्रेशर पे डिपेंड करता है और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो अब हमें ये रिलेशन निकालने हैं कि P का पावर क्या होगा और D का पावर क्या होगा। तो लेट पावर ऑफ P इज A, दैट इज डायमेंशंस ऑफ प्रेशर आर A and dimensions of density are D. So V is equal to K PA D B, where K is constant of dimensionless constant of proportionality. इसकी कोई डायमेंशन वाइमेंशन नहीं है, क्योंकि जब हमें प्रोपोर्शनलिटी खत्म करनी होती है तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। नाउ डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज, अब आप वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला निकाल खुद निकालना घर में। वेलोसिटी किसके बराबर होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस होगी लेंथ, टाइम हो गया टी। जब टी ऊपर ले जाएंगे तो टी रेज पर -1 बन जाएगा, लेकिन मास नहीं है तो m0 L1 टी रेज पर -1। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये कैसे हमने निकाला, v इज एस बाई टी। इसी तरह से डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज m रेज पर 0 L रेज पर 1 टी रेज पर 1। डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर इज m रेज पर 1 L रेज पर -1 टी रेज पर -2। ये भी मैंने यहाँ पे करके रखा है साइड में। इसी तरह डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी इज m रेज पर 1 L रेज पर -3 t रेज पर 0। Using the dimensional formula of the respective terms in equation first, we get velocity के उस equation first है ऊपर हमने लिखे है, हमने क्या करना है, हमने देखना है कि आप उनके सब्स्टिट्यूट करना उनके डायमेंशन फार्मूला। तो v का डायमेंशन फार्मूला m रेज पर 0 L रेज पर 1 t रेज पर -1। फिर हमने k का वो है ही नहीं, वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। अब p का जो है वो m रेज पर 1 L रेज पर -1 t रेज पर -2 होल रेज पर a, क्योंकि p का पावर a है वहाँ पे। इसी तरह से d का जो है डेंसिटी का m रेज पर 1 L रेज पर -3 t रेज पर 0, उसका होल पावर है b। अब a को अंदर ले जाइए, उनके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, उसको b को भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बन जाएगा m रेज पर a L रेज पर -a t रेज पर -2। m रेज पर b, यहाँ पे देखिए आप, m रेज पर b L रेज पर -3 b एंड t रेज पर 0। अब बेस से पावर सर एड वो देख कर दीजिए आप। तो m जहाँ m का पावर a है और m का पावर b है, बेस m है तो m रेज पर a प्लस b। इसी तरह l का पावर -a है, l का पावर -3b है, सो l रेज पर -a -3b। t का पावर यहाँ पे -2a है और वहाँ पे 0 है, तो -2a प्लस 0। दिस implies m raised power 0 L raised power 1 t raised power -1 is equal to m raised power a plus b L raised power -a -3b and t raised power -2a। तो यहाँ पे हम पहुंच गए, ठीक है। अब यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो क्या बोलते हैं, द डायमेंशंस ऑफ LHS must be equal to the dimensions of on RHS of the respective term। उसका मतलब हो गया जो m के डायमेंशंस LHS में है वो m की डायमेंशन RHS में जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो LHS में जो m का डायमेंशन है वो 0 है, तो RHS में a प्लस b है। यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे अलग अलग करके लिखा है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। इसी तरह L रेज पर 1 मस्ट बी इक्वल टू L रेज पर -a -3b एंड t रेज पर -1 मस्ट बी इक्वल टू t रेज पर -2a। इसका मतलब हो गया जब यहाँ पे बेसिस सेम है तो इसका मतलब हो गया 0 मस्ट बी इक्वल टू 0 must be equal to a plus b, 1 must be equal to -a -3b, and -1 must be equal to -2a। This implies, हाँ, यहाँ पे देखिए आप लास्ट वाले में अभी मैंने वो दो ऐसे रखे हैं, ये जो है -1 इज इक्वल टू -2a। अब इसका मतलब है -2 को मैं इस साइड में ले जाऊंगा, उसको -1 बाई -2। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से मैंने निकाला है, यहाँ से ए को इधर ही रखा आर इस साइड में, -2 को इस साइड में लिया। इसका मतलब होगा ए का वैल्यू कितना निकलता है, -1 बाई -2, और लास्ट माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 1 बाई। अब ए का वैल्यू हमें निकलना है, अब हमें बी का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखिए
अब इस ए के बदले इसको सबस्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे आप अब सबस्टिट्यूट कर दीजिए। सो 0 इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ए का वैल्यू हमें 1/2 निकला है। 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस बी। अब 1/2 को इस साइड में ले लीजिए, ठीक है। तो -1/2 इज इक्वल टू बी। तो हमें ए का वैल्यू निकला है 1/2 और बी का वैल्यू निकला है -1/2। अब इसको हम सबस्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सो सबस्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपको पता है क्या था, के पी रेज पावर ए डी रेज पावर बी। तो अब हम यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पे हम इसको सबस्टिट्यूट करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ पे v इज इक्वल के पी रेज पर ए के बदले लिखेंगे 1/2 और b के बदले लिखेंगे -1/2, ठीक है। तो जब हम इसको नीचे लाएंगे, किसको, -1/2, तो ये बन जाएगा के पी रेज पावर 1/2 डिवाइडेड बाई डी रेज पावर 1/2। फिर 1/2 हम क्या ए के रखेंगे, तो हमें रिजल्ट आएगा ये v इज इक्वल के पी बाई डी। डी क्यों नीचे आ गया, क्योंकि डी का वैल्यू माइनस था, नेगेटिव था। जब नेगेटिव होता है उसको नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ए क्यूब 1/2 मैंने रखा है। तो इसका मतलब हो गया v इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ p बाई d। अब द वैल्यू ऑफ k इज डिटरमिनेड एक्सपेरिमेंटली एंड इज फाउंड इक्वल टू 2 पाई। जो k का वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली निकाला है, तो उसका वैल्यू निकलता है 2 पाई। तो इस तरह से रिलेशन जो बनते हैं वेलोसिटी को डेंसिटी के साथ और प्रेशर के साथ, वो बन जाता है v इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ p बाई d यहाँ पे, ठीक है। जो k का वैल्यू था, इस k के बदले वो एक्सपेरिमेंट हमने निकाला है 2 पाई, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल हम लेंगे। वी नो दैट द टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आप खुद बना सकते हो घर में, तो यहाँ पर भी मैंने बनाया, वो आप खुद देख सकते हो, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में क्या क्या होता है, एक बॉब होता है, ठीक है, जस्ट लाइक कोइन। कोइन जो है ना, कोइन जो आप पहनते हो, पर्टिकुलर जो लड़कियां होती है वो पहनते हैं। जो बॉब होता है उसमें एक रस्सी होती है, ठीक है। तो उस रस्सी को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। तो बॉब होता है जो नीचे सर्कुलर होता है, उसको बॉब बोलते हैं, और जो धागा उसमें लगाते हैं उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो जो टाइम पीरियड है फिर उसको वो कितना, ये उसका टाइम पीरियड जो है ना वो कितना होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन। तो टाइम पीरियड क्या होता है, सिंपल, टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, द टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन। हम बोल सकते हैं, वाइब्रेशन भी बोलते हैं, ऑसिलेशन भी बोलते हैं। अगर आप उसको ऑसिलेट करोगे, घुमाओगे, ठीक है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पे। एक, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, रस्सी की लेंथ कितनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी है नीचे वो कितना है, उस पर डिपेंड करता है। एंगल ऑफ स्विंग, जो मैंने वहाँ पे बना के रखा, एंगल ऑफ स्विंग थीटा, उस पर भी डिपेंड करता है। और मास ऑफ बॉब, बॉब का मास उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये डायरेक्टली जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना ही ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ज्यादा होगा। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा होगा। अब हमें ये देखना है, ठीक है। ये हमें पता नहीं है, तो लेकिन हमें पता इन चीजों पे ये डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एंगल ऑफ स्विंग जिसको हम बोलते हैं थीटा, उस पर डिपेंड करता है। और मास ऑफ बॉब, बॉब का जो मास होगा उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम ये लिख सकते, टी डिपेंड्स अपॉन एल, जी, थीटा एंड एम। तो अब एल का पावर हमने ए रखा है, लेंथ का पावर ए रखा है। अब स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, क्या होगा वो फिर हम देखेंगे। ए का वैल्यू हमें निकलेगा लास्ट में। जी का वैल्यू हमने रखा, जी का पावर रखा बी, थीटा का सी, एम का डी। तो अब जब प्रोपोर्शनल हटा दे तो एक बार फिर हम क्या देखते हैं, तो फिर कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पे हमने के लगाया, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इट हैज नो डायमेंशन दैट, ठीक है। नाउ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज, टाइम पीरियड में सिर्फ टी आएगा, मास नहीं आएगा, लेंथ नहीं आएगा। तो इसी तरह से द डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेंथ इज, उसमें लेंथ आएगा तो टी नहीं आएगा, एम नहीं आएगा।
Similarly, dimension formula of length is m reach पर 0, l reach पर t reach पर 0. The dimension formula of acceleration due to gravity मैंने आपको बोला है acceleration का जो होता है a is equal to v by t फिर s by t square. तो length एक आएगा t minus 2 आएगा और m 0 आएगा. The dimension formula of mass उसमें mass ही होगा तो length वो time नहीं होगा mass में. तो mass में m1 आएगा, l 0 आएगा, t 0 आएगा. Theta is a dimensionless variable and has no dimension. Remember this thing. ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है. जो थीटा है एंगल जो है वो डायमेंशनलेस वेरिएबल है लेकिन डायमेंशनलेस वेरिएबल है उसके डायमेंशंस नहीं होते. यूजिंग द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेस्पेक्टिव टर्म्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट. तो अब इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम क्या बन जाएगा. पहले हमें किसका लिखना है टाइम पीरियड का. तो टाइम पीरियड का जो है m0 l0 m0 l0 t रेज पावर 1. इसी तरह फिर लेंथ का लिखेंगे m0 l1 t रेज पावर 0. ये का हमने बताया आपको कि डायमेंशनलेस है उसकी कोई डायमेंशन नहीं है. फिर इसका पावर है a. तो उसके बाद हमें किसका लिखना है g का. तो g का है m0 l1 t रेज पावर -2. तो उसका पावर हमने b रखा है. उसके बाद हमने लिखा है मास का. तो मास का है m1 l0 t0 रेज पावर d. अब a को अंदर लाइए मल्टीप्लाई कर लीजिए सब के साथ 0 के साथ 1 के साथ 0 के साथ. तो हमें बन जाएगा m रेज पावर 0 l रेज पावर a t रेज पावर 0. फिर b को अंदर लाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे m रेज पावर 0 l रेज पावर b t रेज पावर -2b. तो d को अंदर लाइए m रेज पावर d l रेज पावर 0 t रेज पावर 0. अब ये बन जाएगा m रेज पावर 0 प्लस बेस सेम जो m का पावर 0 है फिर m का पावर 0 है फिर m का पावर d है. ठीक है. तो बेस से पावर सर एड 0 प्लस d m के पावर्स को ऐड करना है. फिर l के पावर्स को ऐड करना है. पहले l का पावर a है फिर l का पावर b है और फिर l का पावर 0 है. तो l रेज पर a प्लस b प्लस 0. तो t का पावर पहले 0 है t रेज पर 0 प्लस फिर -2b है और फिर 0 है. तो इस तरह से हम यहाँ पे पहुंच गए. जो हमारा रिजल्ट आएगा लास्ट में वो ये आएगा m रेज पर 0 l रेज पर 0 t रेज पर 1 इज इक्वल टू m रेज पर d l reach for a plus b t reach for -2b. Now using principle of homogeneity we suggest that the dimensions of different physical quantities on LHS must be equal to on RHS, that is the respective physical quantities. Mass जो है उसके जो dimensions LHS में है वो RHS में भी के बराबर होनी चाहिए. तो हम देखते हैं m का पावर जो LHS में 0 है RHS में d है. तो 0 is equal to d. इसी तरह l का पावर LHS में 0 है और RHS में a प्लस b है. तो 0 is equal to a प्लस b. इसी तरह t का पावर LHS में 1 है और RHS में -2b है. सो 1 is equal to -2b. तो g का वैल्यू हमें निकल गया 0. ठीक है. अब देखना है ये b का वैल्यू यहाँ से हमें निकलेगा -1/2. जब -2 को हम LHS साइड पे लेंगे तो b is equal to -1/2. तो यहाँ पे हम जब ये है b को LHS में लेंगे तो -b बन जाएगा. This implies a is equal to -1/2 and b is equal to -1/2. So d is equal to 0, a is equal to 1/2, b is equal to -1/2, also c is equal to 0. ये हमें वैल्यूज निकल गए. अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में. तो हमें मिलेगा t is equal to k l रेज पर 1/2 g रेज पर -1/2 थीटा रेज पर 0 m रेज पर 0. इसका मतलब हो गया k is equal to l रेज पर 1/2 डिवाइडेड बाई g रेज पर 1/2. क्योंकि जो g का पावर -1/2 है उसको हम नीचे ला रहे हैं. अन्यथा पावर 0 is 1 थीटा रेज पर 0 is 1 m रेज पर 0 is 1. तो हमें t निकलेगा इसके बराबर. ये याद रखा. थीटा रेज पर 0 मैंने 1 के बराबर रखा. m रेज पर 0 भी 1 के बराबर रखा. अब हम पूछ गए t is equal to k l. इट इज एक्चुअली l by g. यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है. यहाँ पे इसको ये l by g है. थोड़ा करेक्शन करनी है. l by g रेज पर 1/2.
तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू k रेज पावर k अंडर रूट ऑफ l बाय g। द वैल्यू ऑफ k इज डिटरमिनेड एक्सपेरिमेंटली एंड इज है, यहाँ पे इन नहीं है, सॉरी यहाँ पे इज लिखना है, यहाँ पे ये इज है, आई एस इज इक्वल टू 2 पाई, सो k इज इक्वल टू 2 पाई और t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g। तो अब हमने ये रिलेशन निकाले टाइम पीरियड के, सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई l बाय g। सो हम देखते हैं यहाँ पे सिर्फ l पर और g पे डिपेंड करता है, चाहे बॉब का मास कितना भारी हो, वो 10 kg हो या 10 ग्राम हो, लेकिन उसका टाइम पीरियड उससे कोई फर्क, टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑसिलेशन अपने ही टाइम पीरियड के हिसाब से करेगा, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ एल पे करता है और जी पे करता है। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्लिप को एंगल पर भी ये नहीं करता, चाहे आप उसको ज्यादा ऊपर ले जाओ या कम ऊपर ले जाओ, फिर छोड़ दो, ये उसका जो टाइम पीरियड है वो सेम होगा। इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो ये इसको मैं लेबोरेटरी में आपको दिखाऊंगा भी, या वहाँ पे हमें प्रैक्टिकल भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये अपनी नोटबुक पे लिखा, मैंने बोला जितना लिखोगे उतना अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।